नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम त्रिभुजों और उनकी सर्वांग समताओं और उनकी असमानताओं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के मैंने 10 सर्वांग समताएं और असमानताओं के नियम जो त्रिभुजों पर लागू होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इनमें से कुछ प्रमेय हैं और कुछ अभिग्रहित हैं। तो पहला जो है वो है SAS सर्वांग समता, जो कि एक अभिग्रहित है। इसे जो है वो ऐसे ही सच मान लिया गया है, पर ये क्यों है सच उसके बारे में भी हम बात करेंगे। SAS मतलब कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो दो त्रिभुज की सर्वांग समता है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण जो है वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारी पहली भुजा है और उस पर एक कोण बनाते हुए हमने इस प्रकार से एक और भुजा जो है वो बना ली है। और अभी हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक और रेखा खींचें, एक त्रिभुज इस प्रकार से मिल जाता है। यदि आप ऐसे ही एक भुजा खींचें और उस पर इतना ही कोण बनाएं और कोण की दूसरी भुजा को आप इतना ही लंबा रखें और फिर आप उन्हें मिला दें, तो आपको जो त्रिभुज मिलेगा वो इस त्रिभुज के एग्जैक्टली बराबर होगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं इस भुजा के समानांतर इतनी लेंथ की एक और भुजा खींच लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस लाल रंग में इस भुजा के समानांतर और बराबर एक रेखा खींची है। अभी मैं इतना ही कोण बना के इस रेखा के बराबर यहाँ पर रेखा खींचूंगी, एक और रेखा खींचूंगी। तो वो जो नई रेखा होगी वो इस रेखा के समानांतर होगी और ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अभी मैं यदि इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक और रेखा खींचूं, तो मुझे ये जो त्रिभुज मिलेगा वो इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा या एकदम उस त्रिभुज के जैसा ही होगा। तो सर्वांग समता का मतलब होता है बिल्कुल पहले वाले त्रिभुज की तरह ही। मतलब इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और साथ ही साथ ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात हुई साइड एंगल साइड सर्वांग समता की। और अभी यदि हम दूसरा नियम देखें तो ये एक प्रमेय भी है जिसे कि हम एंगल साइड एंगल सर्वांग समता या कोण भुजा कोण सर्वांग समता कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। मतलब कि यदि हम इस तरह से दो त्रिभुज लें और इसमें यदि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है और इस भुजा के दूसरी तरफ का कोण मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वे सर्वांग सम है या बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है DEF, जहाँ पर कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर है कोण F के। तो यहाँ पर बचा हुआ कोण A जो है वो बराबर होगा कोण D के, क्योंकि वो जो बचा हुआ कोण होगा वो 180 माइनस B माइनस C होगा और यहाँ पर बचा हुआ कोण D जो है 180 माइनस E माइनस F होगा। यहाँ पर E और F का योग जो है वो B और C के योग के बराबर है। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये ED जो है वो BA के बराबर है। यदि ED BA के बराबर है तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन यदि हम मान लें कि ED जो है वो AB से छोटी है, मतलब कि बिंदु D जो है वो यहाँ पर कहीं होगा और यदि बिंदु D उधर पर है तो लाइन ED कुछ इस तरह से होगी और ये बिंदु D होगा। लेकिन ऐसा करने से ये जो कोण है वो हमारे ओरिजिनल कोण C जो कि कोण F के बराबर है यहाँ पर उससे छोटा हो जाता है। मतलब कि ये जो D है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, उसे A पर ही उपस्थित होना होगा, तभी जो है वो कोण BCA कोण EFD के बराबर होगा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि ED जो है वो BA से बड़ा है। तो यदि ED BA से बड़ा है तो वो जो है इस रेखा BA को इस डायरेक्शन में बढ़ाने पर यहाँ कहीं उपस्थित हो सकता है। मान लीजिए कि ये जो बिंदु है वो बिंदु D है, तो DF रेखा कुछ इस तरह से होगी और इस स्थिति में ये जो कोण BCD जिसे हम मान रहे हैं कि EFD के बराबर है, वो कोण जो है वो कोण BCA से बड़ा हो जाता है। मतलब कि बिंदु D जो है वो यहाँ पर भी उपस्थित नहीं हो सकता है, उसे जो है बिंदु A के ऊपर ही उपस्थित होना होगा। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं और उनके अंतर्गत जो भुजा है वो भी आपस में बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे।
और अगली जो सर्वांग समता है वो है AAS या कोण कोण भुजा। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म, दो संगत कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। मतलब कि यदि हम दो त्रिभुज लें ABC और DEF और इनमें ये कोण मान लीजिए इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है और आपको मान लीजिए दिया है AB बराबर है ED के, तब भी ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम होंगे। ये दोनों त्रिभुज जो हैं बिल्कुल एक जैसे होंगे क्योंकि हमें पता है कि कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर है कोण F के। मतलब कि कोण A जो है वो बराबर होगा 180 माइनस B प्लस C के और कोण D बराबर होगा 180 माइनस E प्लस F के और B प्लस C जो है वो E प्लस F के बराबर होगा। मतलब कि ये बचा हुआ तीसरा कोण जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। और अभी आप यहाँ पर एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता जो है उसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है और उनके अंतर्निहित भुजा AB जो है वो भुजा DE के बराबर है। तो यहाँ पर आप एंगल साइड एंगल सर्वांग समता का उपयोग कर सकते हैं। तो एंगल एंगल साइड सर्वांग समता जो है वो वास्तव में एंगल साइड एंगल सर्वांग समता का ही एक रूप है। और साइड 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 सर्वांग समता जो है मतलब कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम हैं। तो आप कोई भी तीन फिक्स्ड लेंथ ले लीजिए और फिर उससे कैसे भी त्रिभुज बनाने की कोशिश कीजिए, उन दोनों त्रिभुजों को काटिए और एक दूसरे के ऊपर रखिए, वे दोनों के दोनों जो है वो सर्वांग सम हो सकता है आपको थोड़ा घुमाना पड़े या एक त्रिभुज को पलटना पड़े, लेकिन जब आप दोनों त्रिभुजों की बराबर भुजाओं के एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। और एक सर्वांग समता है 5वें नंबर पर जो कि है RHS। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूस और S मतलब साइड। तो ये जो सर्वांग समता है वो समकोण त्रिभुज के ऊपर लागू होती है। इसमें यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज जो है वे सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं और इन्होंने कहा है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में उनका कर्ण या हाइपोटेन्यूस मतलब कि ये AC और DE इन त्रिभुजों के हिसाब से यदि बराबर हैं और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा मान लीजिए कि AB बराबर है DE के, तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। मान लीजिए कि यदि हम AC को x के बराबर मान लें और यदि हम इसे y के बराबर माने तो ये भी y हो जाएगा। तब हमारे पास BC मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के और यहाँ पर हमें EF मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के। यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BC जो है वो EF के बराबर है, मतलब कि ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है। तो अभी इसके बाद आप प्रूव कर सकते हैं कि या तो SSS भुजा 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 सर्वांग समता या साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज जो है ABC त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। यहाँ पर ये शीर्षों का जो ऑर्डर है जिसमें मैंने ये शीर्ष लिखे हैं वो लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इन्हें देख के ही आप बता सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर है कोण F के, या भुजा AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और CA बराबर है FD के। तो आप किस ऑर्डर में या किस क्रम में त्रिभुज के शीर्षों को लिख रहे हैं वो बहुत जरूरी है जब आप सर्वांग समता का चिन्ह जो है उनके बीच में लगाते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज EFD के, तब पूरी की पूरी तरह से टीचर पर निर्भर करता है कि वो आपको मार्क्स देना चाहती है या नहीं। इसके हिसाब से आप कह रहे हैं कि कोण A बराबर है कोण E के, कोण B बराबर है कोण F के और कोण C बराबर है कोण D के, जो कि गलत है। तो टीचर चाहे तो आपको मार्क्स दे सकती है और ना देना चाहे तो आप उससे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि आप किस तरह से और किस क्रम में त्रिभुज के शीर्षों को लिख रहे हैं।
तो ये तो हुई सर्वांग समता। और यहाँ पर छठवां जो रूल है वो है एक सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक सम द्विबाहु त्रिभुज यदि मैं यहाँ पर खींचूं, मान लीजिए कि इसके शीर्ष हैं ए, बी और सी, जहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के, ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, या ये कोण बराबर है इस कोण। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम इस कोण ए का, जो कि इन दो बराबर भुजाओं के बीच में बन रहा है, इसका एक कोण समद्विभाजक खींचेंगे। तो मान लीजिए कि कोण समद्विभाजक जो है वो भुजा BC को इस पॉइंट D पर आकर मिलता है, और चूंकि AD कोण BAC का कोण समद्विभाजक है, तो यहाँ पर कोण BAD बराबर होगा कोण DAC के। तो चूंकि ये कोण इस कोण के बराबर है और हमें दिया है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और AD जो है वो कॉमन भुजा है, तो यहाँ पर यदि हम लें त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD, इनकी यदि हम बात करें तो AB बराबर है CA के और AD बराबर है AD के। ये भुजा जो है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, और चूंकि हमने कोण समद्विभाजक खींचा है, मतलब कोण BAD बराबर है कोण CAD के, मतलब कि यहाँ पर साइड एंगल साइड सर्वांग समता के हिसाब से त्रिभुज BAD सर्वांग सम है त्रिभुज CAD के। अभी चूंकि ये दोनों सर्वांग सम है, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोण भी जो है वो बराबर होंगे, मतलब कि कोण B बराबर होगा कोण C के और कोण D बराबर होगा इस साइड वाले कोण D के, और ये जो दोनों कोण हैं वो 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि BDC एक सरल रेखा है। मतलब कि यहाँ पर आप एक और चीज सीख सकते हैं, वो ये है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का वो कोण जो कि दो बराबर रेखाओं के बीच में उपस्थित है, उसका कोण समद्विभाजक जो है वो तीसरी रेखा पर लंब होता है और साथ ही साथ उस भुजा को समद्विभाजित भी करता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमने ये दो बातें सीखी है कि वह कोण जो कि दो बराबर भुजाओं के बीच में बना होता है, उसका समद्विभाजक तीसरी भुजा के लंबवत होता है और उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और अगली जो प्रमेय है वो यह है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज खींचते हैं, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ABC, जिसका ये कोण बराबर है इस कोण के। तो हमें प्रूव करना है कि इस त्रिभुज की भुजा AB और AC बराबर है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये तीसरे कोण का हम कोण समद्विभाजक खींचेंगे। तो मान लीजिए कि ये AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है, मतलब कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, और ऐसा जो है वो एंगल साइड या कोण भुजा, ये कोण बराबर है इस कोण के और ये वाला कोण बराबर है इस कोण के, और साथ ही साथ भुजा AD दोनों ही त्रिभुजों में उपस्थित है, मतलब कि AD बराबर है AD के। तो उस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। कोण B बराबर है कोण C के, कोण BAD बराबर है कोण CAD के, और AD बराबर है AD के। तीनों के ही कारण एंगल साइड सर्वांग समता के नियम का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो है वो आपस में बराबर होंगी। ये इसके बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, या आप लिख सकते हैं भुजा AB बराबर है भुजा AC के। तो यहाँ पर भुजा AB जो है वो कोण C के सामने वाली भुजा है और भुजा AC कोण B के सामने वाली भुजा है, और वे दोनों आपस में बराबर हैं। ये कहलाता है CPCT बोलते हैं, या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये C जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सर्वांग सम, और ये C जो है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग, ये P जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस प्रकार से हमने इस सातवें नियम को भी प्रूव कर दिया, जिसमें है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और आठवां पॉइंट है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो ये हमारी एक रेखा है AB, और B से शुरू करते हुए मैंने एक और रेखा यहाँ पर खींची है। तो यहाँ पर हमने कोण C को फिक्स कर लिया है, और उसके बाद यदि मैं त्रिभुज को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ और बिंदु B से बिंदु A तक एक रेखा खींचने की कोशिश करूँ, तो ये एक त्रिभुज होगा जहाँ पर कोण B इतना है और कोण
ये इतना है। और अभी मैं क्या करूंगी कि भुजा AC की लेंथ को कम करते जाऊंगी, और जब बिंदु A यहाँ पर आ जाएगा तो नई भुजा AC जो है वो पुरानी भुजा AC से छोटी है, और उसके सामने वाला कोण जो है वो भी पुराने वाले कोण B से छोटा है। और इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रेखा खींचूं तो अभी नई भुजा AC जो है वो और भी छोटी हो गई है, और उसके सामने का कोण भी और भी छोटा हो गया है। मतलब कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि असमान हो तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण जो है वो बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। और नवा पॉइंट जो है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो मान लीजिए कि ये मैंने भुजा BC खींच ली है, और उसके बाद मैं इस बिंदु को केंद्र मानते हुए एक त्रिज्या को लेके एक सर्कल यहाँ पर खींचती हूँ। तो जब मैं ये सर्कल खींचती हूँ, मतलब इस बिंदु से लेके यदि मैं इस सर्कल के ऊपर किसी भी बिंदु तक एक रेखा खींचूं तो उन सभी रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर होगी। तो अभी यहाँ पर हमने BC रेखा को फिक्स कर लिया है, और अभी हम यहाँ पर मान लीजिए BA रेखा की लंबाई को फिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर ऐसे जाते जाते जो है वो रेखा की लंबाई समान है, लेकिन इस काली रेखा और इस नारंगी रेखा के बीच का कोण जो है इस दिशा में जाते जाते बढ़ता जा रहा है। तो पहली बार हम इसे यहाँ पर रख के यदि त्रिभुज बनाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और अभी यदि हम इस कोण को बड़ा कर दें तो नया त्रिभुज जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और यदि अभी हम इस कोण को इस बिंदु पर बनने वाले त्रिभुज के कोण को और बड़ा करें तो वो त्रिभुज जो है कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर B और C जो दो शीर्ष हैं वो फिक्स्ड हैं, और A डैश A डबल डैश वो जो है वो अलग अलग शीर्ष हैं, और यहाँ पर AB A डैश B A डबल डैश B बराबर है, और BC जो है वो कॉमन बेस है। मतलब कि दो भुजाएं इन सभी त्रिभुजों में समान है, और तीसरी भुजा को यदि हम देखें तो AC जो है वो सबसे छोटी है, और यहाँ पर कोण ABC भी जो है वो सबसे छोटा है, और A डैश C जो है वो इससे बड़ी है, और कोण A डैश BC जो है वो कोण भी कोण ABC से बड़ा है। और यहाँ पर A डबल डैश BC जो कोण है वो सबसे बड़ा है, और A डबल डैश C भुजा जो है वो भी सबसे बड़ी है। तो किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख की भुजा जो है वो बड़ी होती है, वो हमने यहाँ पर अभी अभी प्रूव किया है। और 10वां जो पॉइंट है वो है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसे प्रूव करने के लिए हम त्रिभुज बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका पालन करेंगे। तो जब हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक भुजा को ऐसे ही बना लेते हैं, और फिर दूसरी भुजा की माप को प्रकार पर त्रिज्या लेके उसका एक सर्कल बनाते हैं, और उस सर्कल का केंद्र होगा इन दोनों में से कोई एक बिंदु। तो मान लीजिए इस बिंदु को मैं केंद्र मान के एक सर्कल बनाती हूँ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर दूसरी लंबाई को फिर से प्रकार पर त्रिज्या के रूप में लेके हम प्रकार की नोक को दूसरे बिंदु पर रख के फिर से यहाँ पर एक चाप खींचते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप एक सर्कल बनाते हैं। और जहाँ पर भी ये दोनों चाप एक दूसरे को कट करते हैं, ये दोनों सर्कल जो है एक बार यहाँ पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, और दूसरी बार यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक यदि हम एक रेखा खींचे और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचे तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों त्रिभुज की इस भुजा और इस भुजा की लंबाई का योग जो है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई से ज्यादा है। ये भुजा जो है वो यहाँ तक आ रही है, और ये भुजा जो है वो यहाँ तक आ रही है। तो इन दोनों भुजाओं का योग जो है त्रिभुज की तीसरी भुजा से कुल मिला के इतना ज्यादा अधिक है, और जितना ज्यादा ये अंतर बढ़ता जाएगा ये त्रिभुज का तीसरा शीर्ष जो है वो उतना ही ऊपर उठता जाएगा। अच्छा, यदि इन दोनों की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से कम हो तो क्या होगा? जी हाँ, ये दोनों चाप जो है कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, और आप जो है त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। और यदि इन दोनों भुजाओं की लंबाई का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर हो तो ये जो चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं वे एक दूसरे को यहाँ पर इस रेखा के ऊपर ही कट करेंगे। आप चाहें तो अलग अलग लंबाई की भुजाएं लेकर के आप त्रिभुज बना के देख सकते हैं। तो ये ही असमानता जो है वो 10वें पॉइंट में यहाँ पर
लिखी हुई है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो है वो हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये तो हुए त्रिभुज के सारे नियम जो कि आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और अगले वीडियो में हम इन नियमों और प्रमेयों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।